हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश एंड यू आर वाचिंग सीए ट्यूटोरियल्स। और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द आईबीसी, दैट इज पीपीआईआरपी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इस तरीके से है कि पहले सीआईआरपी होया करता था, जिसमें कॉर्पोरेट की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करवाया जाता था, जिसकी लिमिट होती थी 1 लाख रुपए। यानी कि अगर मान लो कॉर्पोरेट डेटर 1 लाख का डिफॉल्ट करता है तो सीआईआरपी इनिशिएट की जा सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के कर दिया 1 करोड़ रुपए। अगर 1 करोड़ का डिफॉल्ट होगा तो सीआईआरपी इनिशिएट कराई जा सकती है बाय द फाइनेंशियल क्राइटेरिया ऑपरेशन क्राइटेरिया ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। अब गवर्नमेंट को लगा यार 1 करोड़ की लिमिट तो काफी ज्यादा होती है, कि क्या कोई अगर मान लो कोई स्मॉल कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है तो क्या वो 1 करोड़ का इंतजार करता रहेगा कब 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो और तब जाके मैं एप्लीकेशन फाइल करूं अपनी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पीपीआईआरपी अंडर in year 2021 IBC Ordinance 2021 from 4th of April 2021। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि पीपीआईआरपी आया क्यों, कब आया। पीपीआईआरपी होता क्या, जैसे सीआईआरपी होती है इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवाने के लिए, वैसे ही पीपीआईआरपी भी इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवाने के लिए ही है। वहां पे एप्लीकेशन कोई भी दे सकता था, फाइनेंशियल क्राइटेरिया, ऑपरेशन क्राइटेरिया और द कॉर्पोरेट डेटर, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कौन दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन दे सकता है। चलो ये तो हो गया मोटा मोटा कि हाँ हमें इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करवानी है तो कॉर्पोरेट डेटर अपने लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं अंडर द पीपीआईआरपी। वहां पे लिमिट थी 1 करोड़ रुपए की, कम से कम 1 करोड़ का डिफॉल्ट हुआ हो तभी एप्लीकेशन दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो 10 लाख रुपए का भी अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो कॉर्पोरेट डेटर अपने लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी। ठीक है ना, 1 करोड़ तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर 10 लाख का भी डिफॉल्ट हो जाता है तो भी वो एप्लीकेशन दे सकता है अंडर द पीपीआईआरपी। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि कॉर्पोरेट डेटर हमारा एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि वो एमएसएमई होनी चाहिए। ठीक है, ही मस्ट बी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। अगर मान लो वो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पीपीआईआरपी का बेनिफिट नहीं उठा सकता, यानी कि वो पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। हमने 2 बातें हमेशा याद रखनी है कि वो एमएसएमई के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए और कम से कम 10 लाख का डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी पीपीआईआरपी को इनिशिएट कर पाएगा, अगर हम मोटे मोटे आइडिया की बात करें तो। ये डिटेल में तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कंडीशंस होती हैं। बाकी एक ब्रीफ है कि कम से कम ही मस्ट बी एमएसएमई एंड कम से कम 10 लाख का डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 4, जिसके अंदर हम हमेशा पहले भी बात करते थे कि कम से कम 1 लाख का डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए और गवर्नमेंट इस लिमिट को बढ़ा सकती है फर्स्ट प्रोवाइजो में। एंड फॉर द मैटर्स रेफरिंग टू द पीपीआईआरपी इट कैन एनहांस द लिमिट फ्रॉम 1 करोड़ रुपीज, सेम वाली बात। और देन गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2020 को फॉर सीआईआरपी ये लिमिट कर दी है 1 करोड़ रुपए। और जब 2021 के अंदर हमारा आईबीसी ऑर्डिनेंस 2021 आया, उसके अंदर उन्होंने 9/4/2021 को 9 अप्रैल 2021 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा पीपीआईआरपी की लिमिट सेट कर दी 10 लाख रुपए। ठीक है, ये तो होगी हमारी एप्लीकेबिलिटी की बात। देन एक हमारा सेक्शन 11 था सीआईआरपी के अंदर कि कौन सा व्यक्ति सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। उसके अंदर ना एक अमेंडमेंट है जिसके लिए आपको एक याद रखनी चाहिए आपको एक बात की, जैसे कि मैंने क्या कहा कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो पीपीआईआरपी के अंडर। मान लो कोई 2 करोड़ का डिफॉल्ट था, अभी तक किसी भी फाइनेंशियल क्राइटेरिया ऑपरेशन क्राइटेरिया ने एप्लीकेशन नहीं दी, लेकिन दे तो सकते हैं, दे आर एलिजिबल। और आप ही एलिजिबल हो एप्लीकेशन देने के लिए, चाहे फिर वो आप सीआईआरपी में दो चाहे आप पीपीआईआरपी में दो। अब आपने एप्लीकेशन मान लो दे दी पीपीआईआरपी के अंडर, ठीक है ना, आपने एप्लीकेशन दे दी है पीपीआईआरपी के अंडर। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी तो अब तो 1 करोड़ की एक्सीड हो चुकी है, तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया सीआईआरपी के लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन हमारा सेक्शन 11 क्या कहता है कि अगर मान लो आपकी ऑलरेडी पीपीआईआरपी चल रही है, इफ यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग ए पीपीआईआरपी, तो आपको कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशन क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाएगा फॉर इनिशिएटिंग दी सीआईआरपी। ठीक है, तो ये वही वाला पॉइंट है यहाँ पे डबल ए क्लोज के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ, तो इस बात को याद रखना, ये एक तरह से अमेंडमेंट है। अगर मान लो ऑलरेडी अगर आपकी पीपीआईआरपी चल रही है तो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर ऑपरेशन क्रेडिटर वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता फॉर सीआईआरपी। सिंपल सी बात याद रहेगी। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन क्या बात कर रहा है कि अगर मान लो आपने पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और अगर मान लो आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, साथ ही में एप्लीकेशन दे दी अगर मान लो किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर ने या फिर ऑपरेशन क्रेडिटर ने अंडर द सीआईआरपी, पीपीआईआरपी के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन पड़ी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, बाद में एक एप्लीकेशन किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर से आ जाती है फॉर इनिशिएटिंग द सीआईआरपी, तो
पहले किसकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होएगी, वो होएगी हमारी अंडर द पीपीआईआरपी, ठीक है ना। अगर मान लो या तो वो एप्लीकेशन एडमिट होगी या रिजेक्ट होगी। अगर मान लो पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंसीडर करेगी एप्लीकेशन अंडर द सीआईआरपी। पहली कंडीशन याद रहेगी कि अगर मान लो एप्लीकेशन पहले पीपीआईआरपी की आई तो पहले पीपीआईआरपी की डिस्पोज ऑफ होएगी। अब आ जाता है दूसरा केस, अगर मान लो पहले एप्लीकेशन आ गई सीआईआरपी की बाय द फाइनेंशियल और द ऑपरेशन क्रेडिटर, लेकिन अभी 14 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ फ्रॉम फाइलिंग द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी पेंडिंग पड़ी है अगर मान लो ऑलरेडी उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है ना। 14 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ और एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, और अगर आप पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो पहले एप्लीकेशन आपकी डिस्पोज ऑफ होगी पीपीआईआरपी की, यानी कि एप्लीकेशन फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सीआईआरपी की एप्लीकेशन को साइड कर देगी और फिर कंसीडर करेगी पहले पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन, क्योंकि 14 दिन का टाइम होता है ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का। और अगर 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने पीपीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन को पहले कंसीडर किया जाएगा, या तो एडमिट की जाएगी या रिजेक्ट की जाएगी। और रिजेक्ट होती है तो फिर सीआईआरपी की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस आ जाता है कि अगर मान लो एप्लीकेशन सीआईआरपी की आई हुई थी और 14 दिन का भी टाइम अगर मान लो एक्सीड हो जाता है, और फिर अगर मान लो आप एप्लीकेशन देते हो, वो चाहे बेशक सीआईआरपी की एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, लेकिन अगर 14 दिन का टाइम पीरियड अगर पूरा हो गया है तो पहले एप्लीकेशन डिस्पोज हो पाएगी अंडर द सीआईआरपी। अगर वो रिजेक्ट होती है उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा अंडर द पीपीआईआरपी। तीसरा केस भी होगा। चौथा केस आ जाता है अगर मान लो एज ऑन 4/4/2021, यानी कि जिस दिन आईपीसी ऑर्डिनेंस 2021 आया उस दिन अगर मान लो कोई सीआईआरपी के अंडर एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना, कोई अगर सीआईआरपी की एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, चाहे बेशक 14 दिन का टाइम पीरियड अभी पूरा ना हुआ हो और आप पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, तो भी पहले एप्लीकेशन सीआईआरपी की डिस्पोज ऑफ होएगी, ठीक है ना। इस केस में हम क्या देखेंगे कि पहले एज ऑन दी 4th February 2021 क्या कि कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी सीआईआरपी की, अगर एग्जिस्ट करती थी तो सिर्फ और सिर्फ पहले सीआईआरपी की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होएगी। दैट एप्लीकेशन शुड बी फर्स्ट एडमिट और रिजेक्टेड। इन केस अगर मान लो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो ही पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 11 है, ठीक है, कि अगर मान लो पहले एप्लीकेशन पीपीआईआरपी की आई हो, पहले सीआईआरपी की आई हो, लेकिन अगर मान लो 14 दिन का टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ, पहले सीआईआरपी की आई है और 14 दिन का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, या फिर अगर मान लो आईबीसी 2021 जिस दिन एप्लीकेबल हुआ उस दिन ऑलरेडी सीआईआरपी की एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती थी। याद रहेंगे, चार बातें सिंपल सी इजी समझ के अपने आप याद रह जाएंगी, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शुरुआत हो जाती है हमारी पीपीआईआरपी की। कौन सा डेटर एलिजिबल होगा पीपीआईआरपी के लिए? सेक्शन 54 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, दैट इज डेट एंटिटी शैल बी एमएसएमई। अगर मान लो एमएसएमई है तभी वो पीपीआईआरपी के लिए एलिजिबल होगा, पहली बात। दूसरी बात आ जाती है कंडीशन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन। कौन व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, मतलब कब एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है फॉर इनिशिएटिंग दी पीपीआईआरपी। 7 कंडीशंस आ जाती है इसके अंदर हमारी। पहले की डिफॉल्ट नहीं होना, डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए अंडर सेक्शन 4। कितना डिफॉल्ट की अमाउंट मैंने आपको बताई थी? 10 लाख रुपए की, कम से कम 10 लाख का डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए। तो वही हम कह रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट हुआ होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि आपका कोई भी पिछले 3 साल के अंदर ना ही पीपीआईआरपी हुआ होना चाहिए ना ही सीआईआरपी हुआ होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी, सीआईआरपी नहीं चल रही होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको वहां पे कहा था ना कि अगर मान लो पहले एप्लीकेशन सीआईआरपी की एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आप पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन दे ही नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यू आर नॉट अंडरगोइंग द सीआईआरपी, तीसरी कंडीशन। क्योंकि जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है उसी दिन से ही सीआईआरपी इनिशिएट हो जाता है, मतलब कमेंस हो जाता है, तो यू आर नॉट अंडरगोइंग द सीआईआरपी। चौथा, कोई भी लिक्विडेशन का ऑर्डर नहीं आया हुआ होना चाहिए आपका अंडर सेक्शन 33, क्योंकि लिक्विडेशन का ऑर्डर अगर आ गया तो फिर तो लिक्विडेशन चलेगा ना, फिर तो पीपीआईआरपी देने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप लिक्विडेट होके ही रहोगे, ठीक है। ये होगी हमारी चौथी कंडीशन। पांचवी आ जाती है कि यू मस्ट बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। 29A क्या बात करता है कि कौन सा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एलिजिबल होता है। सो यू मस्ट बी एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। अगर एलिजिबल हो तभी आप पीपीआईआरपी के अंडर एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये होगी हमारी पांचवी कंडीशन। देन छठी आ जाती है कि हमारी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो नाम प्रपोज करेंगे ऑफ दी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हु विल एक्ट एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। नाम प्रपोज करने के लिए कम से कम 10% वोटिंग 10% उनका फाइनेंशियल डेप्ट होना चाहिए, मतलब कि दे मस्ट रिप्रेजेंट एटलीस्ट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेप्ट ड्यू टू द फाइनेंशियल क्रेडिट। टोटल जो फाइनेंशियल डेप्ट है, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूव करने वाले एप्लीकेशन, दे मस्ट रिप्रेजेंट एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल डेप्ट।
और जो वो जो 10% वाले हैं ना, उनमें से कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिलेटेड पार्टी हुए, या फिर अगर मान लो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में आपको ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए जो 10% वाले हैं। ठीक है, और वो नाम प्रपोज करेंगे। तो वही बात यहाँ पे हमारा ये सेक्शन कहता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर नेम प्रपोज करेंगे, कम से कम 10% इन वैल्यू होनी चाहिए। जो नेम प्रपोज करेंगे उनमें से कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो कोई भी रिलेटेड पार्टी है, या फिर अगर मान लो कोई भी फाइनेंशियल डेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में नाम प्रपोज किया जाएगा बाय द ऑपरेशन क्रेडिटर एंड दे मस्ट रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10% इन द वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन डेप्ट। सिंपल सी बात है। यहां हमने बात किया नाम प्रपोज करने की। ठीक है, यहां हमने किस चीज की बात किया, यहां हमने बात किया नाम प्रपोज करने की। अब बात करते हैं हम अप्रूवल की। ठीक है, नाम प्रपोज कर दिया गया, उसके बाद नाम को अप्रूव किया जाएगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशन को अप्रूव कौन करेगा, पहले वही बात आ जाती है कि पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को पूछा जाएगा। ठीक है, वो कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। 66% उनके वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेप्ट के द्वारा उनसे अप्रूवल लिया जाएगा। ठीक है, जिनमें कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो ऐसे 66% अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर अगर मान लो कोई फाइनेंशियल डेप्ट ही नहीं है, कहने का मतलब है अगर मान लो सारे के सारे रिलेटेड पार्टी हैं, या फिर अगर मान लो फाइनेंशियल डेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में आप ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास जाओगे और उनके 66% वोटिंग शेयर के साथ आप अप्रूवल लोगे। ठीक है, प्रोवाइडेड उनमें से भी कोई भी रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए उन 66% के अंदर। सिंपल सा था। उसके बाद अगली कंडीशन आ जाती है कि जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो पार्टनर्स हैं इन केस ऑफ द एलएलपी, वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि हम 90 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी। ठीक है, जिस दिन नाम प्रपोज कर रहे हो, आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, उस डिक्लेरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी। ठीक है ना, एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर दोगे टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और आपका कोई भी उद्देश्य फ्रॉड करने का नहीं है, और आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन जो प्रपोज और अप्रूव किया गया उसका नाम इसके अंदर दोगे डिक्लेरेशन के अंदर। सिंपल सी बात है, डिक्लेरेशन दी जाएगी साथ ही में, और मेंबर्स के द्वारा अप्रूवल लिया जाएगा बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन और बाय 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ द एलएलपी फॉर अप्रूविंग दी फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग दी पीपीआईआरपी। ये कुछ 7 कंडीशंस है, इनको याद रखना। कंडीशन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देने से पहले आपको ये 7 कंडीशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये 7 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, हमने डिक्लेरेशन दे दी, हमने मेंबर्स का अप्रूवल ले लिया फॉर एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग दी पीपीआईआरपी। उसके बाद अब जाओगे आप क्रेडिटर्स के पास। ठीक है ना, एप्लीकेशन का अप्रूवल अभी सिर्फ और सिर्फ मेंबर से लिया, अब आप एप्लीकेशन का अप्रूवल लोगे क्रेडिटर्स से। क्रेडिटर के पास जाओगे, आप कहोगे जी हमारी एप्लीकेशन है, हम ऐसे पीपीआईआरपी इनिशिएट कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन अप्रूव कर दीजिए हमारी। और वो 66% वोटिंग शेयर के साथ डेट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेप्ट, वो एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। यही कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। वो ना ही रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए और ना ही और कम से कम 66% वो रिप्रेजेंट करते होने चाहिए। अगर मान लो सारे रिलेटेड पार्टी है या फिर फाइनेंशियल डेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास जाओगे। वही की वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी कि वो भी 66% होनी चाहिए और कम से और कोई भी उनमें से रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, इतनी यहाँ तक समझ आ गई। और जब आप जाओगे क्रेडिटर्स के बाद एप्लीकेशन लेके, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या आ जाएगा, जो आपने डिक्लेरेशन सबमिट की थी, जो डिक्लेरेशन बनाई गई थी बाय द डायरेक्टर, और जो रेजोल्यूशन पास किया गया था बाय द मेंबर्स और बाय द पार्टनर्स, वो और साथ में एक बेस रेजोल्यूशन प्लान लेके जाओगे दैट मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54K। ये 3 चीजें आप क्रेडिटर्स के पास लेके जाओगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये बेस रेजोल्यूशन प्लान किया है। अब तो आगे डिटेल में वैसे डिस्कस करेंगे, एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे पहले क्या होता था, अंडर द सीआईआरपी एक रेजोल्यूशन प्लान मंगवाया जाता था बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान मंगाता था फ्रॉम द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, जिसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट किया जाता था आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सीओसी। इसमें क्या है, इन पीपीआईआरपी रेजोल्यूशन प्लान एडवांस में बनाया जाएगा बाय द कॉर्पोरेट डेटर। वहां पे रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से मंगवाया जाता था, यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर एडवांस में बनाएगा अपना रेजोल्यूशन प्लान, जिसको हम बेस रेजोल्यूशन प्लान बोलते हैं। जैसे रेजोल्यूशन प्लान होता था वैसे ही बेस रेजोल्यूशन प्लान है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पे एडवांस में बनाया जाता है बाय द कॉर्पोरेट डेटर बिफोर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि यहाँ पे एडवांस में बनाएगा वो पहले रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, ये 3 चीजें लेके हम
क्रेडिटर के पास जाएंगे और कहेंगे भाई हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, क्या क्या तीन चीजें, हमारी डिक्लेरेशन, हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और बेस रेजोल्यूशन प्लान, ये तीनों लेके जाएंगे क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर 66% वोटिंग शेयर रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंशियल डेप्ट, वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। जब वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तभी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। सिंपल सी बात, इतना समझ आ गया हमारा सेक्शन 54A। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 54B। अब सेक्शन 54A के अंदर हमने नाम प्रपोज किया था ऑफ दी रेजोल्यूशन प्रोफेशन, जिसको 66% वोटिंग शेयर रिप्रेजेंटेड बाय द डेप्ट अप्रूव किया गया था बाय द क्रेडिटर्स। ठीक है ना, उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाता है हमारा। तो जब तक पीपीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो जाती तो उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, बेसिकली दो ही ड्यूटीज हैं, ठीक है, जो कि याद रखनी है आपको। उसकी कुछ दो ड्यूटीज हैं जो कि वो अपनी ड्यूटीज को निभाएगा, कहने का मतलब जब तक पीपीआईआरपी इनिशिएट नहीं हो जाती। तो वो कौन सी दो ड्यूटीज हैं? पहली ड्यूटी आ जाती है हमारी कि कॉर्पोरेट हेडर मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54A। हमने क्या कहा सेक्शन 54A में कि काफी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक कोई भी आपका सीआईआरपी नहीं चल रहा हो, पीपीआईआरपी नहीं चल रहा हो पिछले 3 साल के अंदर, कोई डिफॉल्ट हुआ हो, ऐसे काफी सारी कंडीशंस थी। डेट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, हमारा कॉर्पोरेट हेडर एमएसएमई हो, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस थी हमारी, दो कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। अगर मान लो वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। तो वो यही चेक करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सेक्शन 54A की, क्या कॉर्पोरेट हेडर मीट कर रहा है उन रिक्वायरमेंट्स को। पहली चीज वो रिपोर्ट के अंदर लिखेगा। और दूसरी चीज की जो बेस रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया है, क्या वो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54 के, आगे डिस्कस करेंगे 54 के, तो क्या वो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54 के। अगर ये दो चीजें हैं तो इनके ऊपर रिपोर्टिंग करेगा, वो रिपोर्ट सबमिट करेगा टू द बोर्ड। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ही वो एप्लीकेशन सबमिट कर पाएगा आगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट की जाएगी बोर्ड को। अब ये ड्यूटीज कब से शुरू होंगी और कब खत्म होंगी? ड्यूटीज कमेंस होगी जिस दिन अप्रूव किया जाएगा नाम, और खत्म तब होगी जिस दिन एप्लीकेशन या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद एक्सेप्ट कर ली जाएगी या फिर रिजेक्ट कर ली जाएगी। पहला केस हमारा, ठीक है। और दूसरा केस, अगर मान लो 90 दिन के अंदर अगर आप एप्लीकेशन ही नहीं फाइल करते टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी, ठीक है ना, हमने क्या कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपने एक डिक्लेरेशन सबमिट की अप्रूवल या सीओसी का फॉर अप्रूविंग द एप्लीकेशन, उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी, ठीक है, विद योर बेस रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप एप्लीकेशन ही नहीं फाइल करते विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो उसकी ड्यूटीज वहां पे सीज हो जाएंगी। ठीक है, और हमारा पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इनिशिएट ही नहीं हुआ तो टर्मिनेट तो क्या ही कहें, मतलब कि इनिशिएट ही नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दोगे टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, इस बात को याद रखना। दो चीजें उसकी बस ड्यूटीज की, क्या जो कॉर्पोरेटर है वो मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54A, और जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है इट मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54 के। दो चीजें सेटिस्फाई होंगी, रिपोर्ट बनाएगा बोर्ड को देगा। ठीक है, और अगर फीस की बात करें तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी फीस कौन पे करेगा? इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द पीपीआईआरपी कॉस्ट। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जानी चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अगर आपकी एप्लीकेशन एडमिट नहीं होगी तो ये फीस कौन बोन करेगा? कॉर्पोरेट हेडर बोन करेगा। जैसे सीआईआरपी की कॉस्ट होती थी ना, जो हम सेक्शन 30 के अंदर पढ़ते थे कि सीआईआरपी की कॉस्ट सबसे पहले डिस्पोज ऑफ की जाएगी, वैसे इसके अंदर भी इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द पीपीआईआरपी कॉस्ट। और जब सबसे पहले पेमेंट की जाएगी तो हम इसकी फीस की पेमेंट करेंगे। इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द पीपीआईआरपी कॉस्ट। सिंपल है। तो ये पढ़ लिया हमें सेक्शन 54B जो कि बात करता है ड्यूटीज को लेके। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 54C जो कि एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग दी पीपीआईआरपी है। एप्लीकेशन दी जाएगी फॉर इनिशिएटिंग दी पीपीआईआरपी। एप्लीकेशन कौन देगा? तो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग दी पीपीआईआरपी कौन सबसे पहले एप्लीकेशन देगा? एप्लीकेशन देगा कौन? एप्लीकेशन दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है केवल और केवल कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 5। होता कौन है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट? कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को भी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि या तो कॉर्पोरेट हेडर है या फिर अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंट्रोल एंड द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट हेडर। ठीक है, या तो कॉर्पोरेट हेडर खुद से कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है या फिर वन हु इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट हेडर, दैट इज अ कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। तो उसके द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है अंडर सेक्शन 54C टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन? कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। ये सारे वही डॉक्यूमेंट्स जो हमने सेक्शन 54A के अंदर पढ़े थे कि डिक्लेरेशन दी जाएगी, रेजोल्यूशन दिया जाएगा, रेजोल्यूशन अप्रूव किया जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, सीओसी का अप्रूवल लिया जाएगा,
रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम प्रपोज किया जाएगा, उस रिटन कंसेंट ऑब्टेन की जाएगी। ठीक है, ये सारी सारी वही बातें हैं कि डेक्लेरेशन दी जाएगी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी दी जाएगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर से जो अप्रूवल लिया था फॉर इनिशिएटिंग द पीपीआईआरपी वो लगाया जाएगा, नेम एंड रिटन कंसेंट ऑफ द आईपी, और उसकी जो रिपोर्ट हमने अंडर सेक्शन 54B पढ़ी है, जो दो कंडीशन और ड्यूटी सेटिस्फाई करता है ना, कि वो एक जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट्स, और जो कॉर्पोरेट डायरेक्टर वो सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 54 है, तो वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। साथ ही में एक डिक्लेरेशन दी जाएगी कि कोई भी ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अब अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या है कि कई बार एक किसी क्रेडिटर के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, किसी एक क्रेडिटर के साथ किसी एक क्रेडिटर को स्पेशल प्रेफरेंस दे दी जाती है। तो ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शन को अवॉइड करने के लिए एक अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब उन ट्रांजैक्शन को अवॉइड करने के लिए एक एप्लीकेशन दी जाती है टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कि अगर मान लो हमने पे कर दिया किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो उससे पैसा वापस ले लिया जाएगा। किसी के साथ अगर मान लो जो नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो से अलग जाके अगर मान लो हमने किसी क्रेडिटर को पे कर दिया तो हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास और उस पैसे को रिकवर कर लिया जाएगा। दैट इज द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो एक डिक्लेरेशन देगी कोई भी ऐसी अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। और जैसे हम सीआईआरपी के अंदर पढ़ते थे ना कि बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है बाय द कॉर्पोरेट डायरेक्टर, वही सिमिलरली यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी रिलेटिंग टू द बुक ऑफ अकाउंट्स टू ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके बाद एनक्लोजर्स लगाए जाएंगे। एप्लीकेशन दी जाएगी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर अंदर या तो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। ठीक है, और रिजेक्ट करने से पहले कम से कम 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 7 दिन के अंदर वो डिफेक्टो रेक्टिफाई कर सकती है। सिंपल। और जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी उस दिन से आपका पीपीआईआरपी कमेंस हो जाएगा, वो बन जाएगा पीपीआईसीडी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। कौन सी होगी? डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यहां तक हमारी बात समझ आ गई आपको। आपने एप्लीकेशन दे दी अंडर सेक्शन 54C, एप्लीकेशन के साथ आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन में या तो एक्सेप्ट कर लेगी या फिर वो रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट करने से पहले 7 दिन का टाइम दिया जाएगा और जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी उस दिन से आपका पीपीआईसीडी स्टार्ट हो जाएगा, पीपीआईपी आपका स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज योर पीपीआईसीडी, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 54D की। सेक्शन 54D ऑफ आईबीसी 2016 दैट इज द टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ पीपीआईआरपी। कितने टाइम के अंदर अंदर आपकी पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जानी चाहिए? तो फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट 120 दिन के अंदर अंदर पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है ना, फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट कौन सी? जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हुई है बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, 120 दिन के अंदर अंदर हमारी पीपीआईआरपी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो 120 दिन ये बने कैसे हैं कि हमें 90 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना होता है और 30 दिन का टाइम होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्रूव करने के रेजोल्यूशन प्लान को, या तो वो अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। ऐसा हमारा 120 दिन का टाइम पीरियड बना। तो वही यहाँ पे वो बात करता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एज अप्रूव्ड बाय द सीओसी अंडर सेक्शन 54K सबसेक्शन 4 और 12 90 दिन के अंदर अंदर सबमिट किया जाएगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, 90 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव किया जाएगा बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और अगर मान लो 90 दिन के अंदर, ये पॉइंट याद रखना 54D सबसेक्शन 3, इसका आगे भी रेफरेंस आएगा। अगर मान लो 90 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया जाता तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी और फिर आपकी पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जाएगी। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का टाइम है। जिस दिन पीपीआईसीडी होगी आपकी, जिस दिन आपकी पीपीआईआरपी कमेंस हो जाती है उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और अगर मान लो 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर पाए तो उस केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी और आपकी पीपीआईआरपी वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। सिंपल था, 120 दिन का टाइम पीरियड है, याद रहेगा। और 90 दिन का टाइम पीरियड है रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करने का और 30 दिन का टाइम पीरियड होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एडमिट करने का एप्लीकेशन को या फिर रिजेक्ट करने का, रेजोल्यूशन प्लान को एडमिट करने या फिर रिजेक्ट करने का। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 54E के ऊपर। जैसा हम वहां पे पढ़ते हैं ना सेक्शन हमारा सीआईआरपी के अंदर कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है फॉर द मॉरेटोरियम या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन। वैसे ही यहाँ पे सेक्शन 54E है जो कि क्या कहता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द मॉरेटोरियम, पब्लिक अनाउंसमेंट एंड द
and public announcement and the appointment of the PPIRP. तो adjudicating authority order करेगी for the admission under section 54C और declaration of the moratorium for the purposes referred to under section 14. Purposes हमने वहाँ पे पढ़े थे कि सूट फाइल नहीं कर सकता कोई भी, या फिर कोई भी एसेट्स हैं वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता कॉर्पोरेटर, या फिर कोई भी अपना इंटरेस्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगेंस्ट द कॉर्पोरेटर, या फिर कॉर्पोरेटर के पास जो भी एसेट्स हैं वो कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। वो पर्पसेस पढ़ते हैं ना सेक्शन 14 के अंदर। तो फॉर दोज पर्पसेस मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आरपी को अपॉइंट कर दिया जाएगा जिसका नाम हमने एप्लीकेशन में दिया हुआ है। अगर मान लो कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एग्जिस्ट करती है तो हम मैटर रेफर कर देंगे टू द बोर्ड एंड बोर्ड रिकमेंड करेगा नेम ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हु विल एक्ट एज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर दिस पर्पस एंड कॉज अ पब्लिक अनाउंसमेंट। अब एक बात को याद रखना कि वहां पे हम जब पब्लिक अनाउंसमेंट करवाते थे हम क्लेम्स भी मंगाते थे फाइनेंशियल क्रेडिटर से, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अनाउंसमेंट करवाई जाएगी बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्लेम्स नहीं मंगाई जाएंगे बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर। यहाँ पे क्लेम्स जो हैं वो सबमिट किए जाएंगे कॉर्पोरेटर के द्वारा, ठीक है ना। सीआईआरबी में क्या होता था कि हम जब पब्लिक अनाउंसमेंट करवाते तो हम क्लेम्स भी मंगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्लेम्स नहीं मंगाएंगे। यहाँ पे क्लेम्स कॉर्पोरेटर हमें देगा, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना। तो तीन बातें, moratorium for the purposes referred under section 14, appointment of the RP and cause of public announcement to be made by the resolution professional. याद रहेंगी तीन बातें। एंड देन पीरियड ऑफ मोरेटोरियम, कब तक मोरेटोरियम चलेगा? जिस दिन ऑर्डर पास हुआ और जब तक पीपीआईआरपी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा मोरेटोरियम चलता रहेगा। मोरेटोरियम डेट इज द प्रोहिबिशन, ठीक है ना। कोई भी ये ट्रांजेक्शन, ये सारी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिट हो जाएंगी। कौन सी? वो जो चार हमने रेफर की थी अंडर सेक्शन 14, याद रखना। उसके बाद आ जाता है हमारा ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी। व्हाट आर द ड्यूटीज एंड पावर? सिंपल सी हैं ड्यूटीज एंड पावर की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लेम्स कौन सबमिट करेगा? कॉर्पोरेटर। तो उन क्लेम्स को कंफर्म किया जाएगा। देन अगर मान लो कोई भी क्लेम कंफर्म होता है तो उस क्रेडिटर को इन्फॉर्म किया जाएगा। लिस्ट ऑफ क्लेम्स को अपडेट करते रहेंगे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक बात को और याद रखना कि वहां पे क्या होता था सीआईआरपी में, जो अफेयर्स थे वो ट्रांसफर हो जाते थे टू दी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लेकिन यहाँ पे जो अफेयर्स हैं वो कॉर्पोरेट डायरेक्टर के पास ही वेस्ट करते रहेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होते। इसलिए ही विल मॉनिटर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर। मॉनिटर करेगा, ही विल नॉट मैनेज, ही विल जस्ट मॉनिटर। और अगर मान लो देयर इज एनी ब्रीच बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वो इन्फॉर्म करेगा टू द सीओसी। सीओसी का गठन करेगा, सीओसी बनाएगा और जितनी भी उसकी सारी मीटिंग्स है वो कन्वीन करेगा और उनको अटेंड करेगा। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को प्रिपेयर करेगा यूजिंग द प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब दिमाग में आएगा प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ते हैं ना सीआईआरपी में, वैसे ही प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है। यानी कि जब कॉर्पोरेट डायरेक्टर ने बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया था तो किसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर तो वो बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया था। दैट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज द प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम दैट नीड टू बी सबमिटेड टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड उस प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया जाता है बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। सो ही विल प्रिपेयर द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड ही विल फाइल द एप्लीकेशन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर मान लो कोई अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है तो ही विल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अवॉइडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन आपको समझा दी मैंने पहले ही। ये होगी हमारी ड्यूटीज एंड पावर्स। पावर्स को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, एक्सेस 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 अटेंड अपॉइंट कलेक्ट। एक्सेस 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 अटेंड अपॉइंट एंड कलेक्ट। क्या है ये? एक्सेस टू द बुक ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा। Access to the electronic records of the information utility having the financial information of the corporate data. Access to those books of accounts, records and information available with the government authority, statutory auditor and the accountant. He will attend the meeting of the member board of directors, COC and the partners. He can appoint the accountant, the legal or the other professionals. He can collect all the information for the purpose of determining the financial position of the corporate debtor। और अगर मान लो कोई अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है तो he will collect the information with respect to those transaction also। तो ये कुछ पावर्स हैं उसकी, एक्सेस 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 अटेंड अपॉइंट कलेक्ट। 6 पावर्स हैं, याद रखना। देन ड्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेम एज सीआईआरबी कि he will provide the information to the corporate debtor and duties of the personnel that they will extend all the assistance in the corporation to the resolution professional, same है। एंड देन आ जाती है फीस ऑफ द पीपीआईआरपी और फीस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की फीस और जो एक्सपेंस है वो शैल बी डिटरमिन्ड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द आईबीबीआई, ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन
इसके अंदर एक बात को याद रखने वाली है कि यहाँ पे सीओसी हमारी लिमिट और कंडीशन सेट कर सकती है फॉर द फीस एंड द एक्सपेंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और अगर मान लो सीओसी के गठन से पहले कोई खर्चा हुआ है उसको भी रेटिफाई किया जाएगा बाय द सीओसी, ठीक है ना। तो बस ये नया पॉइंट है, बाकी फीस एज में भी डिसाइड बाय द एपीबी है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 54F। सिंपल था, ड्यूटीज और पावर्स हैं, 7-8 ड्यूटीज हैं, 7-8 पावर्स हैं, याद रख लेना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या ड्यूटीज और पर्सनल की क्या ड्यूटीज हैं। और जो फीस है, फीस शैल बी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड एंड सीओसी लिमिट सेट कर सकती है। और अगर मान लो कोई उनकी कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, सीओसी की कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी फीस या एक्सपेंस हुआ तो उनको रेटिफाई किया जाएगा बाय द सीओसी। सिंपल। देन आ जाता है हमारा सेक्शन 54G, लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड द प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। जैसे जी फॉर गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड मीन्स क्लेम्स। तो जैसे 54G की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो हमारा जो कॉर्पोरेट एडिटर है वो सबमिट करता है टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑल द क्लेम्स। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि हम पब्लिक अनाउंसमेंट करवाते थे, जब उसी के साथ हम क्लेम्स भी मंगाया करते थे। लेकिन अब क्लेम्स नहीं मंगाते हम एक कॉर्पोरेट डेटर ही सबमिट करता है क्लेम्स, ठीक है। हम जस्ट चेक करते हैं उन क्लेम्स को और कंफर्म करते हैं, जो कि हमने ड्यूटीज में भी पढ़ा। लिस्ट ऑफ क्लेम्स सबमिट करता है और साथ में वो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करता है, जिसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाता है। तो वही यहाँ पे ये कह रखा है कि 2 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सबमिट करेगा लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। इसके बाद वो बात करता है हमारा सेक्शन लायबिलिटी के बारे में। क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट किया गया है, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम या फिर जो लिस्ट ऑफ क्लेम सबमिट किया गया है, उसके अंदर अगर मान लो कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन ओमिटेड है या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है जो कि मिसलीडिंग है, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को कोई लॉस या डैमेज होता है, तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और जो पार्टनर्स हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने इन दोनों चीजों को ऑथराइज किया है, वो व्यक्ति shall be liable for the compensation to every person who has sustained any such loss or damage। सिंपल। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसको लॉस या डैमेज होता है क्योंकि जो आपने लिस्ट ऑफ क्लेम्स अभी प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट किया उसके अंदर कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ओमिटेड थी या फिर अगर मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसरीडिंग थी, तो ये जो कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर और पार्टनर्स हैं, दे शैल बी लायबल फॉर द कंपनसेशन। एंड अब क्योंकि वो व्यक्ति तो कॉर्पोरेट डेटर के पास आएगा पैसा मांगने, भाई तुमने मेरा पैसा नहीं दिया, तो अगर मान लो उसका पैसा नहीं देते तो वो अपील कर सकता है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगर मान लो इफ ही हैज सस्टेन्ड एनी लॉस टू डैमेज, बस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लेना, समझ आ जाएगी आपको। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 54G, दैट इज क्लेम्स और प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट किया जाएगा। इतनी बात होगी। तो उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 54H, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जो अफेयर्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। अब अफेयर्स ट्रांसफर नहीं होते, अफेयर्स किसके द्वारा मैनेज होते रहेंगे? बाय द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करे वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड वो अपनी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और जो ऑब्लिगेशन है उनको मतलब कि पूरी करते रहेंगे, वो अपनी इन ड्यूटीज को सेटिस्फाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। सिंपल सा पढ़ लो कि समझ आ जाएगा सेक्शन 54H। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 54I, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की 7 दिन के अंदर अंदर सीओसी का गठन किया जाएगा, दैट इज वी विल कंस्टिट्यूट अ सीओसी विद इन 7 डेज बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और 7 दिन के अंदर अंदर उनकी मीटिंग होगी, 7 दिन के अंदर अंदर मीटिंग करवानी पड़ेगी। और अगर मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट अपडेट होती रहेगी, सीओसी की लिस्ट अपडेट होती रहेगी तो सीओसी का कंपोजिशन भी चेंज होता रहेगा। तो अगर मान लो पहले अगर मान लो कोई भी अगर डिसीजन लिया गया था तो आफ्टर द चेंज इन द कंपोजिशन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जो पहले डिसीजन ले लिए गए, चाहे फिर लिस्ट अपडेट होती रही, चेंज होती रही कंपोजिशन, उसका पिछले डिसीजन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 7 दिन के अंदर अंदर सीओसी का गठन होगा और 7 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग बुलाई जाएगी ऑफ द सीओसी। और जो सेक्शन 21 है वही के वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54I इन केस ऑफ पीपीआईआरपी। सिंपल। Then visiting the management of the corporate debtors with the vesting the management of the corporate debtor with the resolution professional। इस सेक्शन को ध्यान से सुनना। सेक्शन 54J क्या कहता है कि अगर मान लो कॉर्पोरेट जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनको लगता है कि कभी भी कि जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हैं ये कॉर्पोरेट डेटर के पास ना रह के ये रहने चाहिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास,
तो उस केस में वो विद 66% ऑफ द वोटिंग शेयर एक डिसीजन लेंगे। उस डिसीजन को लेके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर मान लो उसको ऐसा लगता है कि जो अफेयर्स हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में रन किए जा रहे हैं या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो ऑर्डर देगी कि जितने भी अफेयर्स हैं दे शैल बी वेस्टेड विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है। अगर कॉर्पोरेट जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनको कभी भी ऐसा लगता है कि जो अफेयर्स हैं दे शुड बी वेस्टेड, दे शुड बी मैनेज्ड बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो वो डिसीजन लेंगे विद 66% ऑफ द वोटिंग शेयर, जाएंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उनका डिसीजन लेके एप्लीकेशन फाइल करेगा। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर मान लो ऐसा लगता है कि अफेयर्स फ्रॉडुलेंट मैनर में किए जा रहे हैं या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो वो ऑर्डर दे देगी कि मैनेजमेंट अब किसके पास वेस्ट करेगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। दैट इज आवर सेक्शन 54J। सिंपल, याद रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 54K। एक जगह मैंने आपको बात की थी सेक्शन 54K सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 के अंदर अप्रूवल लिया जाता है सीओसी का, जब हम सेक्शन 54A की बात कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर। तो वही बात यहाँ पे आ रही है हमारे सेक्शन 54K के अंदर। अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो रेजोल्यूशन प्लान है दैट शैल बी अप्रूव्ड बाय द सीओसी। तो शुरू करते हैं कि कॉर्पोरेट डेटर सबमिट करेगा बेस रेजोल्यूशन प्लान टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 2 दिन के अंदर अंदर, और वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो सबमिट करेगा बेस रेजोल्यूशन प्लान टू द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। ठीक है। सीडी ने आरपी को दिया 2 दिन के अंदर अंदर, आरपी सबमिट करेगा सीओसी को। ठीक है। और सीओसी के पास, सीओसी अगर चाहे तो उसको मौका दे सकती है कॉर्पोरेट डेटर की, भाई तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी अगर तू रेजोल्यूशन प्लान के अंदर कोई भी चेंज करना चाहता है तो तू कर सकता है। ठीक है। उसके पास पावर है कि उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहे तो दे सकती है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है ये दोनों ही सेटिस्फाई करते होने चाहिए रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 30। सेक्शन 30 के अंदर वो आती है ना हमारी कंडीशन फॉर सबमिटिंग द रेजोल्यूशन प्लान, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होने चाहिए। और सब सेक्शन 4 के अंदर बेस रेजोल्यूशन प्लान को अगर मान लो सीओसी को लगता है कि जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो ओके है, ठीक है, वो सेटिस्फाई भी करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 30, तो वो उसी प्लान को अप्रूव कर सकती है फॉर द सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर मान लो सीओसी को लगता है कि वो जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है वो अप्रूव नहीं करना चाहिए, तो उस केस में जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनके द्वारा रेजोल्यूशन प्लान मंगाया जाएगा। ठीक है। और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया एज अप्रूव्ड बाय द सीओसी, वो अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे। देन उन प्लान्स को कंसीडर किया जाएगा। उन प्लान्स को कंसीडर करने के बाद जो सेटिस्फाई करते होंगे रिक्वायरमेंट सेक्शन 32, उन प्लान्स को सबमिट कर दिया जाएगा टू द सीओसी फॉर द अप्रूवल। ठीक है ना। रेजोल्यूशन प्लान जो प्रोफेशनल है वो चेक करेगा, इवेल्युएट करेगा, और अगर मान लो जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के द्वारा रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया है उनको चेक करेगा कि क्या वो सेटिस्फाई करते हैं रिक्वायरमेंट सेक्शन 32, और अगर मान लो दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 32, तो उन प्लान्स को जो सेटिस्फाई करते हैं उन प्लान्स को सबमिट किया जाएगा टू द सीओसी फॉर द अप्रूवल। देन सीओसी उनको इवेल्युएट करेगी और उसमें से एक प्लान को सिलेक्ट कर लेगी। देन जो प्लान को सिलेक्ट किया जाएगा उसको कंपेयर किया जाएगा बेस रेजोल्यूशन प्लान से, और उन दोनों में से कोई एक प्लान को जो भी बेस्ट प्लान होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर मान लो बेस रेजोल्यूशन और जो अगर मान लो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान सबमिट किया और जो वो अगर अप्रूव नहीं करती, अगर रेजोल्यूशन जो हमारी सीओसी है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान सबमिट किया वो अगर मान लो बेस रेजोल्यूशन प्लान से बेहतर है तो हम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वाले प्लान को अप्रूव कर देंगे। लेकिन अगर मान लो जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने प्लान सबमिट किया है वो सेटिस्फाई नहीं करता रिक्वायरमेंट सेक्शन 54K10, तो उसको कंपेयर किया जाएगा विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान और दोनों में से एक बेस्ट प्लान को अप्रूव कर दिया जाएगा और प्लान सिलेक्ट कर दिया जाएगा और सब सेक्शन 12 के अंदर इस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया जाएगा बाय द सीओसी। इस बात को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट, इसका काफी जगह रेफरेंस भी किया जाएगा, रेफरेंस लिया जाता है सेक्शन 54 के सब सेक्शन 12 का, कि अप्रूवल जो होता है ना, जो हमने मतलब कि बेस रेजोल्यूशन प्लान और जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान है सबमिटेड बाय द कॉर्पोरेट बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, दोनों में से जो भी हम एक बेस्ट प्लान सेलेक्ट करके अप्रूव करते हैं बाय द सीओसी, इन केस अगर मान लो कोई भी प्लान एक्सेप्ट ही नहीं होता, अप्रूव ही नहीं होता, 66% वोटिंग शेयर से अगर मान लो प्लान अप्रूव ही नहीं होता, तो उस केस में पीपीआईआरपी को टर्मिनेट करने के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी।
ठीक है ना। आगे एक सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 54N, जिसके अंदर टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी की बात करते हैं। उसके अंदर इस प्रोवाइजो का रेफरेंस देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस प्रोवाइजो को याद रखना कि अगर मान लो सीओसी किसी भी प्लान को अप्रूव नहीं करती, यानी कि अगर मान लो जो बेस रेजोल्यूशन प्लान है और जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के द्वारा प्लान सबमिट किया गया है, किसी भी प्लान को अगर मान लो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो उस केस में जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एप्लीकेशन लेके जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी। देन वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सीओसी है दे विल कंसीडर द प्लान एंड विद नॉट लेस देन 66% ऑफ द वोटिंग शेयर दे विल कंसीडर दिस फीजिबिलिटी वायबिलिटी एंड द मैनर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज्ड, और अगर मान लो सेटिस्फाई होती हैं तो वो प्लान को अप्रूव कर लेंगे। वही बात लिखी हुई है, रीड कर लेना। देन आ जाता है हमारा सबसेक्शन 14, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो जो हमारा बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया है उसके अंदर या फिर जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया है उसके अंदर कोई इम्पेयरमेंट के बारे में बात की गई है, इम्पेयरमेंट किए जा रहे हैं किसी भी क्लेम्स के, यानी कि 100% क्लेम्स ना पे करके कुछ कम क्लेम्स पे किए जा रहे हैं, यानी कि टू द एक्सटेंट ऑफ 70%, 80%, 60%, इस तरीके से 100% पे नहीं किए जा रहे। तो सीओसी के पास पावर है, दे में रिक्वायर द प्रोमोटर्स टू डाइल्यूट दे शेयर होल्डिंग, ठीक है ना। अगर मान लो इम्पेयरमेंट हो रहा है किसी भी क्लेम का, तो दे हैव पावर टू मेक दी प्रोमोटर टू डाइल्यूट दे शेयर होल्डिंग। लेकिन अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान जो सबमिट किया गया उसके अंदर डाइल्यूशन का कोई भी प्रोविजन नहीं था और सीओसी उस प्लान को अप्रूव भी कर देती है, तो उस केस में उसे रीजंस देने पड़ेंगे कि क्या रीजंस है जो रेजोल्यूशन प्लान को वो अप्रूव कर रही है, ठीक है। पढ़ोगे समझ आ जाएगा। देन आ जाता है हमारा रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर दिया जाएगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 12 के अंदर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया बाय द सीओसी, उस प्लान को सबमिट कर दिया जाएगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये हो गया हमारा सेक्शन 54 के। सिंपली बात करता है कि अप्रूवल होगा द सीओसी के, ठीक है ना। सीओसी अपॉर्चुनिटी देगी, आगे चेंज करना तो कर लो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देने के बाद चेक करेगी बेस रेजोल्यूशन प्लान को, अगर मान लो वो सेटिस्फाई करता होगा तो वो उसको ही अप्रूव करके अंडर सबसेक्शन 4 सबमिट कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। लेकिन अगर मान लो वो अप्रूव नहीं करती तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के द्वारा प्लान्स मंगाए जाते हैं, उनको चेक करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या वो 32 की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। जो सेटिस्फाई करते हैं उन प्लान्स को दिया जाएगा सीओसी को। सीओसी कोई भी अगर रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करती है तो वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो वो कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट के द्वारा प्लान है उनको अप्रूव नहीं करती तो वो कंपेयर करेगी विद द बेस रेजोल्यूशन प्लान, जो भी बेस्ट वन होगा, और उन दो में से जो भी बेटर है उसको सिलेक्ट कर लेगी। अंडर सबसेक्शन 4 उनमें से जिस प्लान को सिलेक्ट किया उसको अप्रूव कर दिया जाएगा विद द मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ एटलीस्ट 66%, ठीक है। उसके बाद अब उस एप्लीकेशन को जो अप्रूव की गई है उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अगर अप्रूव नहीं होता तो उस केस में एप्लीकेशन लेके जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 54 के। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 54L, दैट इज द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। हमने क्या कहा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर मान लो सेटिस्फाई हो जाती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट कर देगी। 120 दिन का टाइम होता है ना, 90 दिन के अंदर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना होता है, 30 दिन का टाइम होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने का। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देगी और कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले वो ये देखेगी क्या इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन हमारा सेक्शन कहता है कि अगर मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो रेजोल्यूशन प्लान है इट डज नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के अंदर हम कहते हैं 32 की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लो वो नहीं करता सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट तो वो 30 दिन के अंदर अंदर रिजेक्ट कर देगी रेजोल्यूशन प्लान एंड पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N। 54N हमारा बेसिकली बात करता है टर्मिनेशन ऑफ द रेजोल्यूशन पीपीआईआरपी, हमारी पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जाएगी तो इट शैल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N। हमने क्या कहा कि एप्लीकेशन सबमिट की है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 30 दिन का टाइम है कि वो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेगी। अगर मान लो वो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है तो वो रेजोल्यूशन प्लान एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो वो रिजेक्ट करती है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करता रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 32 तो उस केस में इट शैल पास एन ऑर्डर फॉर द रिजेक्शन, इट शैल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 54N, ठीक है ना। अगर मान लो रिजेक्ट करती है रेजोल्यूशन प्लान तो वो ऑर्डर पास कर देगी अंडर सेक्शन 54N। उसके बाद आ जाता है हमारा सब सेक्शन 4 जो कि ये कहता है कि अगर मान लो सेक्शन 54J सबसेक्शन 2, क्या है ये सेक्शन 54J सबसेक्शन 2? ये बात करता है कि अगर मान लो आपको याद हो
कि रेजोल्यूशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास राइट है कि अगर मान लो सीओसी अप्रूव करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कॉर्पोरेट एडिटर के पास न रह के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास होनी चाहिए और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है, तो वही सेक्शन 54J(2) के अंदर अगर मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करती है कि जो मैनेजमेंट है वो कॉर्पोरेट एडिटर के पास ना रह के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास बेस्ट होनी चाहिए, और जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया उसके अंदर मैनेजमेंट को चेंज नहीं किया गया, मैनेजमेंट स्टिल एग्जिस्ट विद द ओरिजिनल मैनेजमेंट, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगी। क्या कहा, दोबारा से सुनो। मैंने कहा अगर सेक्शन 54J के अंदर अगर ऑर्डर पास किया था पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, ठीक है, तो अब मैनेजमेंट किसके पास वेस्ट कर रही थी फॉर द टाइम बिंग, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया जिसके अंदर मैनेजमेंट को चेंज नहीं किया गया, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट थी वही की वही रही, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक ऑर्डर पास करेगी जिसके अंदर वो रिजेक्ट करेगी एक तो रेजोल्यूशन प्लान को, दूसरा वो टर्मिनेट कर देगी पीपीआईआरपी को, पीपीआईआरपी वहीं पे हमारी स्थगित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, और एक लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करेगी अंडर सेक्शन 33 एंड शैल डिक्लेयर दैट द पीपीआईआरपी कॉस्ट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, जो पीपीआईआरपी की कॉस्ट है जो यानी कि फीस भी पे किया हमने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, वो सारी की सारी कॉस्ट इट शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। ये हो गया हमारा सेक्शन 54L। उसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन 54N, दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि ऑर्डर पास करते हैं अंडर सेक्शन 54N। तो कब कब पीपीआईआरपी टर्मिनेट की जा सकती है, इसके अंदर दो केसेस हैं। पहला केस है हमारा अंडर द प्रोवाइजर टू सेक्शन 54K सबसेक्शन 12। सेक्शन 54K सबसेक्शन 12 में मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि 54N का रेफरेंस आएगा, जिसमें मैंने क्या कहा था कि उसका एक प्रोवाइजर है 54K सबसेक्शन 12 का, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो हमारा अगर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं करती, तो उस केस में एप्लीकेशन लेके जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ पीपीआईआरपी। तो बस वही डिस्कस किया हुआ कि if the adjudicating authority, if in case of the proviso to section 54K subsection 12, ठीक है, अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं किया जाता बाय द सीओसी, या फिर अंडर सेक्शन 54D सबसेक्शन 3, दैट इज 90 दिन के अंदर अंदर अगर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया जाता, अगर 90 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट किया जाता, या फिर अगर मान लो कोई भी प्लान अप्रूव नहीं किया जाता बाय द सीओसी, तो पीपीआईआरपी टर्मिनेट कर दी जाएगी, और टर्मिनेट करने के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लेके फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी, और 30 दिन के अंदर अंदर पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जाएगी। साथ ही वो यहाँ पे एक बात कहते हैं कि जो हमारी अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन चल रही है ना वो कंटिन्यू रहेंगी, जैसे इन अ मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये हो गया। उसके बाद वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्ट, और एक बात और ये भी है कि अगर मान लो एक तो ये दो केसेस हो गए ना कि कब पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो सकती है, इसी के साथ एक और केस ये भी है कि अगर मान लो कभी भी सीओसी चाहे तो आफ्टर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी एंड बिफोर द अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, अगर कभी भी सीओसी चाहे तो वो पीपीआईआरपी को टर्मिनेट करा सकते हैं बाय 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। 66% वोट के साथ वो अगर डिसीजन ले लें तो वो पीपीआईआरपी को टर्मिनेट करा सकते हैं, और फिर जो पीपीआईआरपी की कॉस्ट है वो सारी सारी किसके द्वारा बोर्न की जाएगी, कॉर्पोरेटर के द्वारा। ठीक है ना, दैट पीपीआईआरपी कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय द कॉर्पोरेटर। एंड देन यही बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि 54J के अंदर अगर मान लो ऑर्डर आया और पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जाती है तो लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, और पीपीआईआरपी की कॉस्ट अब शैल बी कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। वही की वही बात रिपीट हो रही है बस यहाँ पे, ठीक है, ये पढ़ लेना आप एक बार। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 54N जो कि टर्मिनेशन की बात करता है। दो केसेस हो गए हमारे प्रोवाइजर टू सेक्शन 54K(12) एंड सेक्शन 54D(3), और साथ में अगर मान लो सीओसी चाहे तो 66% वोटिंग शेयर के साथ वो टर्मिनेट करवा सकते हैं पीपीआईआरपी। देन आ जाता है इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, यानी कि पीपीआईआरपी ऑलरेडी आपकी चल रही है और आप सीआईआरपी इनिशिएट करना चाहते हो तो कैसे हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक बार सेक्शन 54 ऊपर अपने जैसे डिस्कस किया एन के अंदर कि सीओसी चाहे तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं पीपीआईआरपी, तो वैसे ही है कि अगर मान लो सीओसी अगर चाहे तो 66% वोटिंग शेयर के साथ पीपीआईआरपी तो टर्मिनेट कर ही सकती है, साथ ही वो सीआईआरपी को इनिशिएट भी कर सकती है। ठीक है, तो बस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सीओसी अगर चाहे तो 66% वोटिंग शेयर के साथ वो पीपीआईआरपी को टर्मिनेट कर देगी और सीआईआरपी इनिशिएट कर देगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर द सीआईआरपी। जो कॉर्पोरेट डेटर है इट मस्ट बी एलिजिबल फॉर द सीआईआरपी, और एलिजिबल कब होगा, अगर मान लो डिफॉल्ट हुआ हो कम से कम 1 करोड़ रुपए का। अगर 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट नहीं हुआ तो सीआईआरपी इनिशिएट नहीं की जा सकती।
तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 1 करोड़ से कम का डिफॉल्ट है तो 66% वोटिंग शेयर के साथ भी सीआईआरपी इनिशिएट नहीं कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। सो इफ ही इज एलिजिबल देन 66% वोटिंग शेयर के साथ रिजोल्व कर सकते हैं और सीआईआरपी इनिशिएट कर सकते हैं। पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जाएगी, सीआईआरपी इनिशिएट हो जाएगी। और जैसे ये डिसीजन लिया जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा भागा भागा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर एक ऑर्डर पास करेगी कि आपकी पीपीआईआरपी टर्मिनेट होगी और सीआईआरपी आपकी स्टार्ट होगी है। और जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया गया था, जो हमने 4 केसेस डिस्कस किया था ना, मोरेटोरियम पब्लिक अनाउंसमेंट और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया गया था, ही विल एक्ट एज द आईआरपी नाउ, लेकिन उससे हमें रिटर्न कंसेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा। और अगर मान लो वो रिटर्न कंसेंट नहीं सबमिट कर पाता तो उस केस में मैटर रेफर कर दिया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मैटर रेफर कर देगी टू दी बोर्ड को मैटर रेफर कर देगी और बोर्ड अपॉइंट करेगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देन अगर मान लो रेजोल्यूशन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ये पास कर देती है कि पीपीआईआरपी टर्मिनेट हो जानी चाहिए और सीआईआरपी इनिशिएट हो जानी चाहिए, तो उस दिन से, जिस दिन ये ऑर्डर पास होगा, उस दिन से सीआईआरपी एप्लीकेबल हो जाएगी एज एन एप्लीकेशन इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 7। जैसे सीआईआरपी के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं ना अंडर सेक्शन 7, माना जाएगा ये एक तरह से एप्लीकेशन दी गई है अंडर सेक्शन 7 एंड सीआईआरपी शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर। और अगर मान लो कोई अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन चल रही थी तो वो चलती रहेगी। एंड बाकी तो बस यही है कि सेक्शन 43, 46, 50 बस जहां जहां पे दे शैल गिव द रेफरेंस टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, इट शैल मीन पीपीआईआरपी, ठीक है। जहां जहां पे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का रेफरेंस दिया गया है, इट शैल मीन द पीपीआईआरपी, पीपीआईसीडी, दैट इज द प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। सो इतना ही था आपका पीपीआईआरपी। कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीपीआईआरपी। आई होप यू लाइक इट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।